उम्मीद करते हैं कि इससे जो पिछले वाला वीडियो है तुम लोगों ने सब कोई देख लिया। तो इससे पहले जो है हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि लोकतंत्र क्या है और कोई एक अन्य जो है शासन व्यवस्था के साथ भी तुलना करके देखे थे, वो भी देख चुके थे और जान चुके थे कि लोकतंत्र जो है किस तरह जो है सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है, वो हम लोग जान चुके। आज उसी को जो है थोड़ा सा लिख लेते हैं कि अगले वीडियो लेक्चर में सिर्फ पढ़े थे, सिर्फ समझे थे कि लोकतंत्र है क्या, किसी अन्य शासन व्यवस्था यानी राजतंत्र के साथ तुलना करके हम लोग समझे थे। आज उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और जो है एक नया टॉपिक जो है उसको भी आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है, उसके बारे में लिख लेते हैं। अगला वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या जाने थे कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसके द्वारा जो है किसी देश या राष्ट्र को चलाया जाता है और जिसमें जो है सबकी भागीदारी होती है, चाहे वो अमीर गरीब हो, चाहे वो समाज के निम्न वर्ग का क्यों ना हो, सबकी उसमें भागीदारी होती है। तो हम ये सब चीज अगले वीडियो लेक्चर में, आज उसी चीज को जो है हम लोग सिर्फ नोट के लिए लिखेंगे। यहाँ लिखना 1 नंबर देखें, लोकतंत्र एक सर्वोत्तम सर्वोत्तम कहने का मतलब है कि सबसे अच्छा सर्वोत्तम शासन व्यवस्था जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होती है, जिसमें सभी नागरिकों की भागीदारी होती है, सभी नागरिकों की भागीदारी होती है। सभी लोग किस तरह अपना भागीदार देते हैं लोकतंत्र शासन व्यवस्था में? वोट करके, मतदान करके। वही दूसरा क्या है, इस शासन व्यवस्था में चुने गए नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि या सरकार निश्चित समय तक शासन करता है। इस लाइन का कहने का मतलब है कि हम जिसे भी अपना नेता चुनते हैं या जिसे भी अपना सरकार बनाते हैं तो वो क्या होता है कि वो एक निश्चित समय तक ही अपना शासन करता है। जैसे भारत देश में क्या है कि 5 साल तक ही कोई शासन कर सकता है और 5 साल के बाद अगर उन्हें फिर से पुनः शासन व्यवस्था में आना है तो उन्हें फिर से जनता द्वारा चुनना होगा और जनता द्वारा जो है जनताओं की सहमति चाहिए और वो जनता अपना सहमति किस प्रकार देंगे, वोट देकर। योग्य और लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है सभी लोगों का है। तो इसमें क्या होगा कि जो लोग सरकार बनेंगे वो नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी होंगे और नागरिकों की जो भी समस्या हैं उनको सुनेंगे। तो इसलिए क्या होता है, तीसरा क्या लिखेंगे, इस व्यवस्था
सरकार नागरिकों प्रति जिम्मे योग्य। और चौथा हम क्या लिखेंगे? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोपरि माना जाता है। सर्वोपरि कहने का मतलब सबसे ऊपर, इससे ऊपर कोई नहीं है। तो जिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है उन सभी देशों में जो है संविधान सर्वोपरि होता है। संविधान क्या होता है कि बहुत सारे नियम कानूनों का एक बुक होता है और उसी बुक में जो है देश को चलाने के लिए जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के नियम कानून होते हैं। यही संविधान है। तो हमारे देश में भी संविधान है। और एक पॉइंट दे के लिख लो संविधान के बारे में, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये क्वेश्चन। ब्रिटेन में जो है संविधान वो लिखित नहीं है। ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है। ये हो गया। और पचमा क्या हो सकता है? ये हो गया। और पचमा में लिख देना, पचमा पॉइंट में लिख देना कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी लोगों को निरपेक्ष और स्वतंत्र तरीके से मतदान करने की पूर्ण रूप से भागीदारी होती है। ये लिख देना पचमा पॉइंट में, यहाँ जगह नहीं। तो ये 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, उतारो जल्दी से। यहाँ तक अब हो गए। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतंत्र लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहने का मतलब है, लोकतंत्र तो पता ही है कि एक शासन व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होती है, सभी लोगों को बोलने की आज़ादी होती है, सभी लोगों को सरकार के विरोध जो है विद्रोह करने की आज़ादी होती है। लेकिन ये द्वंद्ववाद होता है क्या? द्वंद्व का मतलब होता है एक तरह का झगड़ा, एक तरह का झगड़ा हो गया या बहस बोल सकते हैं। बहस ये बोल देते हैं। किसी बात पर झगड़ा हो गया या किसी बात पर बहस हो गया, ये बोल सकते हैं। अब देखो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है, ये यहाँ देखो, इसको मान लेते हैं ये एक कोई जगह है मुंबई, ये मुंबई जगह है। ये मुंबई जगह आज जितना विकसित है, आज़ादी के टाइम में भी सबसे ज़्यादा विकसित यही राज्य था। ऐसा क्यों? क्योंकि मुंबई जो है एक जो है समुद्र से सटा हुआ जगह है, क्षेत्र है, जिससे क्या होता था कि आसानी से अंग्रेज लोग जो है आसानी से क्या करते थे, अपने देश में चीज़ों को भेज सकते थे, पानी जहाज के माध्यम से, पानी मार्ग के माध्यम से। इसलिए जो है अंग्रेज उस टाइम क्या की कि सारी अपनी कंपनियां, सारे जो बड़े बड़े ऑफिस बनाओ, कहाँ बनवाए? यहीं बनवाए। इसलिए जो है शुरुआती टाइम से जो है मुंबई क्या हो गए, विकसित हो गए। तो यहाँ देखो, अगर कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि वहाँ रोजगार भी बहुत ज़्यादा होगा।
जिस क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां होगी, बहुत सारे गतिविधि होते हैं, वहाँ रोजगार की कमी नहीं होगी। तो यहाँ जब रोजगार की कमी नहीं है तो यहाँ क्या होगा कि लोगों की आवश्यकता होगी। तो अब यहाँ लोग क्या करेंगे, आना चाहेंगे अपने कामों के लिए, अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए। तो क्या होता था कि देश के विभिन्न जगह से, जैसे ये मान लिए ये बिहार हो गया, यूपी हो गया, इधर इधर गुजरात हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, इधर कोई और एक मान लेते हैं, कोई कोई क्षेत्र पंजाब हो गया। अब क्या है, अब ये जो है मुंबई जो है बहुत विकसित एरिया है, विकसित क्षेत्र है। तो अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ इस क्षेत्र में जब काम बहुत ज़्यादा है तो इस क्षेत्र को लोगों की भी ज़रूरत है कि यहाँ काम जल्दीबाजी हो सके, अच्छे से हो सके। और और ये सारे लोग जो हैं, इनको जो है इनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। तो ये लोग अब क्या करते हैं, काम खोजेंगे। तो अब ये लोग काम के सिलसिले में कहाँ जाते हैं, मुंबई जाते हैं। सभी लोग मुंबई जाते हैं, अपने अपने राज्य छोड़कर, अपने अपने घर परिवार को छोड़कर कहाँ गए, सभी लोग मुंबई गए। और मुंबई में क्या था, मुंबई में 1961 के टाइम पे जो है, यानी आज़ादी से लगभग 15-16 साल बाद की बात है, 1961। उस टाइम जो है मुंबई में क्या थे कि 34% लोग ही क्या थे, मराठी बोलने वाले थे। यानी मराठी बोलने का कहने का मतलब कि वहाँ जो है 34% लोग ही मराठी बोलते थे, और बाकी जो लोग हैं वो बाहर के थे। और और ये जो है 1961 की बात है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब टाइम बीतेगा तो समय के साथ स्थिति भी बदलेगी। तो अब क्या हो गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो गुजरात गुजरात जो है विकसित होने लगा। टाइम के साथ साथ बिहार भी कुछ विकसित हुआ, उत्तर प्रदेश भी विकसित हुआ, आंध्र प्रदेश भी विकसित हुआ, पंजाब भी हुआ, गुजरात भी हुआ। यानी किसी जगह कम हुआ तो किसी जगह अधिक हुआ। तो उसी तरह जो गुजरात में जो है विकसित हुआ, विकसित होकर कहाँ, सूरत बना, अहमदाबाद बना, बड़ौदा बना। गुजरात में जो है ये सारे जो है नए शहर विकसित हुए, नए शहर विकसित हो गए। उसी तरह आंध्र प्रदेश के साइड पे, कहने का मतलब दक्षिण क्षेत्र में, भारत के दक्षिण और दक्षिण दक्षिण क्षेत्र में क्या हुआ, दक्षिण क्षेत्र आंध्र प्रदेश उनमें से भी आता है। तो वहाँ क्या हुआ, चेन्नई बने, चेन्नई शहर का विकसित हुआ, हैदराबाद हुआ। जब विकसित होने का मतलब अब क्या हुआ कि गुजरात के लोगों को अब इन्हीं जगह पर काम मिलने लगा, और दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को इन्हीं जगह पे काम मिलने लगा। अब जब लोगों को इन्हीं जगह पे काम मिलने लगा तो कोई चाहेगा कि हम अपना राज्य छोड़कर जाएं, अपना घर परिवार छोड़कर किसी और राज्य में जाना चाहें, नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब गुजरात के लोग जो है बहुत कम आने लगे, यहाँ कम आने लगे। और दक्षिण क्षेत्र के भी लोग अब कम आने लगे। अब सिर्फ पंजाब में भी बहुत तरक्की होगी, यहाँ से भी। और बिहार यूपी में उतनी तरक्की नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं। इसके वजह क्या रीज़न है वो हम लोग जानने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन बिहार और यूपी में जैसी आज स्थिति है, तो समझ लो आज से लगभग कम से कम 25-30 साल पहले क्या स्थिति रहा होगा, उसी तरह जो है बिहार की स्थिति नहीं बदली। तो 2001 एक आते आते क्या हुआ कि मुंबई में जो है गुजरात से भी बहुत कम लोग आने लगे, दक्षिण क्षेत्र से भी बहुत कम आने लगे। अब जो है कहाँ के लोग ज़्यादा जा रहे थे, बिहार, यूपी, उसके बाद जितने भी उत्तर भारत के उत्तर क्षेत्र में जितने भी राज्य थे, उन्हीं लोगों वहाँ कहाँ जाते थे, मुंबई काम करने के लिए जाते थे। तो अब यहाँ जो है 2001 में जो है
47% क्या हो गए, 47% मराठी बोलने वाले रह गए, और मराठी और यहाँ 2001 में क्या हुआ, मराठी बोलने वाले 2001 में 57% जो क्या मराठी, और बाकी जो बचे लोग कहाँ कौन थे, वो किसी दूसरा भाषा बोले थे। किसी दूसरा भाषा कहने का मतलब, अगर कोई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र का जो है लोकल भाषा जो है मराठी है। अब हम ही में से कोई अगर मुंबई जाएगा तो हम वहाँ के भाषा को जानते नहीं है, इसलिए अब हम लोग क्या वहाँ बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, या कोई अन्य भाषा जिसको आता है वो बोलेगा। तो उस टाइम 2001 में क्या हुआ कि केवल 57% लोग क्या थे, मराठी बोलने वाले उस टाइम हुए, और बाकी बचे हुए कौन थे, कोई अन्य भाषा बोलने वाले, जैसे हिंदी बोलने वाले थे, कोई और भाषा बोलने वाले थे, उनमें से लोग थे। तो अभी भी क्या हुआ कि अब जो है, अब क्यों ये 34% से, अब क्यों पहले यहाँ 34% मराठी, तो वहाँ भी तो कुछ लोग जन्म लिए होंगे, कुछ लोगों की घर परिवार बसे, इसलिए बने, इसलिए वह क्या हो गया, मराठी बोलने वाले 57%, और वो जो क्या बोले, अन्य भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या भी थोड़ी सी कम क्यों हुई, क्योंकि गुजरात के लोग थोड़े बहुत कम आने लगे, दक्षिण क्षेत्र के लोग थोड़े बहुत कम आने लगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है, अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है मुंबई में क्या कर रहा है, इस टाइम भी, कहने का मतलब 40% भी अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी भाषा को यूज कर रहे हैं, या हिंदी भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा बोल रहे हैं। तो ये लोग कौन है, 40% हिंदी भाषा या कोई अन्य भाषा बोलने वाले, कोई दूसरे क्षेत्र के लोग होंगे, या किसी कोई दूसरे राज्य के लोग होंगे। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब जो है मराठी लोगों को जलन होने लगा कि दूसरे दूसरे जगह के लोग हमारे यहाँ आके काम कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि हमारे यहाँ रोजगार की कमी हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था सही से नहीं होगी। तो इससे मैं अब क्या किए कि अब मराठी लोग जो हैं किसी दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों से अब क्या किए, जलने लगे, अब उनको जो है डराने धमकाने लगे, और उनसे मारपीट करने लगे, और उनको जो क्या किए, अपने अंडर रखने लगे। और मरा जितने भी मराठी बोलने वाले लोग थे वहाँ जो है मुंबई में क्या किए, बड़े बड़े पद संभाल लिए, और जो भी छोटे मोटे पद हैं या बहुत नीचे से नीचे पद हैं, वो सब पद किसको दिए, कोई अन्य लोगों को। तो अब देखो, बिहार और यूपी और अन्य लोग जो मुंबई जाके क्या करते थे, वहां जाके क्या करते थे, वहां उत्पाद वाले क्षेत्र में काम करते थे। उत्पाद वाले क्षेत्र में कहने का मतलब कि पहले के टाइम में बिस्कुट का फैक्ट्री होता था, कुरकुरे का फैक्ट्री होता था, और भी वो बहुत कम होता, बहुत बहुत ज्यादा कहाँ होता था, मुंबई में होता था, और ये सब फैक्ट्री अन्य राज्यों में बहुत कम पाया जाता था। तो इसलिए जो है, अब देखो, ये लोग जो है इनकी बोलबाला कम थी, और ये लोग बड़े बड़े पद में थे, मराठी बोलने वाले लोग। तो अब बड़े बड़े पद में जो लोग रहेंगे, तो इसका मतलब उसके अधीन बाकी सबको रहना पड़ेगा। तो ये लोग जो बिहार के लोग और यूपी के लोग या कोई अन्य क्षेत्र के लोग मुंबई में जाते थे, तो इन मराठियों के अधीन रहते थे। तो इससे क्या होता था कि इन लोगों को जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उतनी मजदूरी नहीं मिलती थी, और कम मजदूरी में क्या करते थे, ये लोग काम करते थे। इससे क्या होता था कि कम मजदूरी में काम करे तो यहाँ के लोगों को ज्यादा फायदा होता था। इससे क्या होगा कि मुंबई और भी तेजी से विकसित हुआ, और बिहार के लोग धीरे धीरे दबता वहां चला गया। और दूसरी बात, ये लोग अपने बिहार छोड़कर मुंबई भी क्यों जा रहे थे, क्योंकि उसको अगर कम पैसे मिल रहे फिर भी वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक तो रोजगार नहीं है, घर परिवार चलाने के लिए कम से कम रोजगार मिला है तो उसको भी तो कर लें। इसलिए जो है कम पैसे में भी ये लोग जा करके वहां मजदूरी करते थे, यही रीजन। तो अब द्वंद्ववाद हम लोग को झगड़ा पता करना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि क्या हो रहा है मुंबई में, क्या क्या हुआ, यहाँ तक समझ में। हमको कहाँ जाना है, झगड़ा, ये द्वंद्ववाद क्या है। तो द्वंद्ववाद यही है कि मुंबई में कई तरह के लोग बसे,
कई तरह के लोग गए, कोई लोग अपने रोजगार के लिए गए और कुछ लोग, और मुंबई में भी वहाँ के कुछ लोकल लोग रहे। तो ये लोकल लोग जो हैं क्या करते थे, बाहर के लोगों को गाली गलौज किया करते थे, बाहर के लोगों को मारपीट किया करते थे, बाहर के लोगों को उतनी सुविधाएं नहीं दी जाती थी जितनी मराठी बोलने वाले लोगों को सुविधा दी जाए। लेकिन लोकतंत्र क्या कहता है, लोकतंत्र वही क्या कहता है कि सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिलेगा, सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिलेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लोकतंत्र, जिस भी देश में लोकतंत्र अगर शासन व्यवस्था है तो वहाँ लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है कि लोकतंत्र का सिद्धांत यही है कि सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, किसी भी लोगों के साथ कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र कहता है। तो भारत देश में तो लोकतंत्र है, और मुंबई कहाँ आता है, भारत देश के अंदर आता है। तो जिस देश में लोकतंत्र है फिर भी वहाँ जो है लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, मारा पीटा जाता है, इसलिए क्योंकि वो कोई अन्य भाषा बोल रहा है, इसलिए क्योंकि वो किसी भारत के किसी अन्य जगह से है, तो इस प्रकार भेदभाव हो रहा है। तो इस तरह क्या, इसको ही क्या कहते हैं, झगड़ा कहते हैं। ये भी तो एक झगड़ा हुआ। तो इसी को कहा जाता है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद कहने का मतलब जो हमें सुविधाएं दी गई है पर वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। जैसे मान लो कि अभी अभी जो है 15 अगस्त गुजरा, वहाँ हम सारे टीचर लोग बोलते हैं कि सभी को जो है मिठाई के रूप में रसगुल्ला दिया जाएगा, ये बात बोलते हैं, ये डिसाइड करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त के दिन जाकर के क्या किए, सबके साथ भेदभाव किए। उस दिन मीटिंग में क्या बोले हम लोग कि सबको रसगुल्ला मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको रसगुल्ला मिलेगा। और हम लोग क्या किए, एग्जाम्पल के लिए मान लिए, ऐसा नहीं किए थे, एग्जाम्पल के लिए मान लिए कि सिर्फ जो है 10 क्लास वाले को रसगुल्ला दिए, 9 क्लास वाले को रसगुल्ला दिए, और 8 7 क्लास वाले को जलेबी पकड़ा दिए। इसको रसगुल्ला नहीं दिए, 7 क्लास वाले को भी रसगुल्ला नहीं दिए, वहीं 6 क्लास वाले को रसगुल्ला दिए, क्योंकि 6 क्लास वाले छोटे बच्चे हैं, इसलिए उन लोगों को बलाने फुलाने के लिए भी उन लोगों को रसगुल्ला दिए। अब देखो, हम लोगों ने मीटिंग में क्या बोला था कि सभी को रसगुल्ला दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ क्या किया कि 8 क्लास वाले को रसगुल्ला नहीं दिए, उसको जलेबी दे दिए, 7 क्लास वाले को रसगुल्ला नहीं देके उसको जलेबी दे दिए, 10 क्लास वाले को रसगुल्ला दिए, 9 क्लास को दिए, और 6। अब देखो, मीटिंग के अनुसार यहाँ भेदभाव हुआ। मीटिंग के अनुसार जो है इन लोगों को भी मिलना चाहिए था, जो तय हुई थी कि रसगुल्ला देना था, तो उस तय हुए बात के अनुसार 8 और 7 वाले को भी रसगुल्ला देना था, तो नहीं मिला। ऐसे में क्या होगा कि ये लोग संतुष्ट होंगे, इन लोगों से संतुष्ट होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि झगड़ा उत्पन्न होगा। तो इसी को कहा जाता है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। तो लोकतंत्र क्या कहता है कि सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर भी लोगों के साथ क्या होता है, भेदभाव होता है, तो यही होता है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। यहाँ तक समझ गए कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद किसे कहते हैं? यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वो चीज जो है खुद से लिखना है कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद से आप क्या समझते हैं, ये घर से एक क्वेश्चन था। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद से क्या समझते हैं, ये हो गया। ये तो रहा हमारे देश की कहानी।
ये मुंबई बिहार ये हमारे देश में, तो ये तो रहा हमारे देश की कहानी। वहीं एक दूसरे देश बेल्जियम, जिसका कोई एक अन्य देश है बेल्जियम, वहाँ क्या हुआ वहाँ देखना। बेल्जियम, बेल्जियम में क्या था, जैसे हमारे यहाँ कई टोटल 28 राज्य हैं, उसी तरह बेल्जियम में भी कई राज्य थे। तो उनमें से, और जिस तरह अभी भारत का जो है केंद्र केंद्र सरकार कहाँ पर, केंद्र सरकार अपनी शासन व्यवस्था कहाँ से करती है, दिल्ली से करती है। चाहे कोई भी सरकार बने उनको दिल्ली में जाकर शासन करना पड़ेगा। तो उसी तरह बेल्जियम में जो है केंद्र सरकार कहाँ रहते थे, ये मान लो उसमें से जो है बेल्जियम में कोई जो है, ये पूरा बेल्जियम है, ये जो है पूरा बेल्जियम है, यहाँ छोड़ के यहाँ लिख दो। ये जो है पूरा बेल्जियम है, और बेल्जियम के अंदर जो है, बेल्जियम देश के अंदर जो है बुर्सेलन कोई एक जगह का नाम है। और वहीं से क्या होता है कि पूरे देश का जो है शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। अब क्या होता है यहाँ कि इस जगह को छोड़कर, बुर्सलेन जगह को छोड़कर बाकी जो बेल्जियम है, वहाँ क्या होता है कि 59% लोग क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं, और बचे 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यहाँ क्या आते हैं, बेल्जियम में बुर्सलेन जगह को छोड़कर बाकी जो बेल्जियम है उनमें 59% लोग क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं, और 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ये तो हो गया। अब बुर्सलेन में जो है अब क्या स्थिति है, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और जो है यहाँ छोड़ के यहाँ लिख, यहाँ फ्रेंच बोलने वाले की संख्या 80% और डच बोलने वाले की संख्या 20%। अब देखो क्या ये सही है। उस जगह बेल्जियम का उस जगह जहां से जो है पूरे देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उस जगह पे जो है सबसे ज्यादा लोग 80% फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ जब 80% लोग डच भाषा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि बड़े बड़े पद जो है इन लोगों के पास होगा, फ्रेंच भाषा बोलने वाला। क्योंकि इसी जगह से जो है क्या होता है कि पूरे बेल्जियम देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। जैसे हमारे देश में जो पूरे शासन व्यवस्था कहाँ से चलाया जाता है, दिल्ली से। चाहे कोई भी, चाहे हमारे क्षेत्र का कोई भी नेता हो जीतने के बाद उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। चाहे असम का हो चाहे पंजाब का हो, उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। अगर अपने अपने एरिया की बात रखने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास की बात रखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो यहाँ अब ये जो है ये बेल्जियम देश है, और उसमें से बुर्सलेन जो है क्या है, शासन व्यवस्था चलाने का केंद्र है। और इस जगह पे क्या है कि 80% लोग फ्रेंच बोले जाते हैं और 20% लोग डच बोले जाते हैं। तो ये 80% लोग बहुत ज्यादा है डच बोलने की तुलना में। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास ये लोग क्या करेंगे, 80% लोग इन लोगों को डरा धमका के रखेंगे। जब डरा धमका के रखेंगे तो ये केंद्र का शासन व्यवस्था चलाने वाला ये लोग ज्यादा लोग रहेंगे, शासन व्यवस्था में यही लोग का ज्यादा ये होगा दबदबा। तो अब ये लोग दबदबा रहेगा तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इन लोगों का दबदबा रहेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया कि यहाँ के लोग और यहाँ के लोग दोनों अलग अलग हो गए। असंतु असंतुलन के कारण जो है दोनों लोग अलग अलग हो गए। अब जो है कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि ये जो केंद्र सरकार, यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अलग अलग अपनी शक्तियां बांट ली, और जिससे क्या हो गया कि
बेल्जियम देश का विभाजन हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि बेल्जियम देश का जो है विभाजन किस आधार पर हुआ। पहले एक देश था, भाषा के असंतुष्ट कारण के साथ, असंतुलन के कारण के साथ क्या हो गया कि बेल्जियम देश अलग हो गया। अब राज्य सरकार बन गया और केंद्र सरकार बन गया। केंद्र सरकार के पास अपना पावर रहेगा, राज्य सरकार के पास अपना पावर रहेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया कि बंटवारा ही हो गया एक तरह का। तो इस तरह एक जो है क्वेश्चन बन रहा, स्टार दे के लिखना कि बेल्जियम का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ है। ये बात लिख लेना। तो आज तक जो है, आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद जो है अगले क्लास में देखेंगे।